हेलो फ्रेंड्स, वसारा सिक्योरिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं उन 3 करोड़ देशवासियों को ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ जो अपने हार्ड अर्न मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में पे करते हैं और उनके इन्हीं पैसे से कंट्री के डेवलपमेंट में काम आता है। और इन्हीं पैसे से जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें फूड, शेल्टर और एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिन घरों में चूल्हे जलाने तक का रिसोर्सेस नहीं होता है वहां फूड पहुंचाती है। जिन बच्चों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है पढ़ाई करने का उन्हें एजुकेशन देती है। तो हम सभी को टैक्स जरूर पे करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या है। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोविजन इस तरह से करें कि जो गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम है उसमें हमें कम से कम टैक्स देना पड़े और मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सके। जो भी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस एंड रिबेट इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हमें अलाउड है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टोटल इनकम को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जब हम ये टोटल अपने इनकम को निकालेंगे उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रिजिम सेलेक्ट करना है। हमें ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए या न्यू रिजिम में जाना चाहिए। ओल्ड रिजिम में हमें मैक्सिमम बेनिफिट, डिडक्शन और एग्जम्पशंस मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे रेट जो टैक्स का है वो थोड़ा हायर है। वहीं जो न्यू रिजिम है वहाँ पे ये डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं है। है भी तो बहुत लोअर है उसका अमाउंट, लेकिन यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो काफ़ी कम है और बहुत अच्छा इंटरवल पे, थोड़े थोड़े इंटरवल पे वहाँ पे टैक्स स्लैब बढ़ाया हुआ है। तो आइए अब इसे एक टेबल के साथ समझते हैं। आप इसे टेबल पे देख सकते हैं। अगर हम इनकम टैक्स सैलरी एम्प्लॉय है तो न्यू रिजिम में हमें सबसे पहले 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जबकि हमें अगर ओल्ड रिजिम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पशन लिमिट है न्यू रिजिम में अप टू 4 लाख नील है, वहीं ये ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख तक नील है। इसके बाद न्यू रिजिम में 4 to 8 में 5% है और 4 लाख के डिफरेंस में इस स्लैब को बढ़ाया है, रेट ऑफ टैक्स को बढ़ाया गया है। 5 है, फिर 10% है, फिर 15% है और ओवर 24 लाख ये 30% है। वहीं जो ओल्ड रिजिम है वहाँ पे 2.5 से 5 लाख में 5% है, इसके बाद 5 to 10 में 20% है और एबव 10 30% है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ न्यू रिजिम में 24 लाख के ऊपर 30% है, जबकि ओल्ड रिजिम में 10 लाख के ऊपर ही जाने से हमें 30% टैक्स स्लैब में हम आते हैं। अब जानते हैं कि कुछ डिडक्शंस है जो इम्पोर्टेंट है और वो न्यू रिजिम में हमें अलाउड है। तो इसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो हम सैलरी एम्प्लॉय है उसे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके बाद जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम का, वो डिडक्शन मिलता है जिसका कि मैक्सिमम अमाउंट है 14% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। फिर इसके बाद थर्ड है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर हमने कोई घर खरीदा है और उसको लेट आउट के लिए दिया है, दैट मीन्स मैंने उसे रेंट पे दिया है, तो वो जो हम लोन लेकर घर खरीदे हैं और उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसके लिए यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन की कोई सीमा नहीं है, यहाँ जितना हम अमाउंट पे करते हैं उतना हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ये न्यू रिजिम की थी। आइए अब जानते हैं ओल्ड रिजिम में क्या क्या डिडक्शन है। तो कुछ डिडक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन है। यहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन है वो उसके क्राइटेरिया है, जो उसमें सबसे कम रहेगा वो हमें एग्जम्पशन मिलेगा। तो क्राइटेरिया क्या है, 50% और 40% ऑफ बेसिक मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी के लिए।
फिर सेकेंड है जो एक्चुअल HRA हम रिसीव करते हैं, और थर्ड है जो रेंट पेड माइनस ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो सबसे कम है उस पे हमें एग्जम्पशंस मिलेगी हाउस रेंट अलाउंस पे। लीव ट्रेवल जो हम एक्चुअल एक्सपेंस करते हैं वो हमें एग्जम्पशन मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 80C है जिसमें LIC प्रीमियम, PPF ये सब MSC एक्सेट्रा आते हैं, उसका मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 24B जो कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। इसके बाद है सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का है, इसका 25,000 से लेकर 1 लाख तक का इसमें एग्जम्पशन मिलता है। फिर सेक्शन 80DD है जो कि डिपेंडेंट है डिजेबिलिटी से, जिसका डिजेबिलिटी 40% से 80% है उसको 75,000 है, अगर एबव है 80% तो वहाँ 1,25,000 है। फिर है सेक्शन 80U, ये सेल्फ डिजेबिलिटी है, इसका भी सेम क्राइटेरिया है, अगर डिजेबिलिटी का परसेंटेज 40% से 80% है तो 75,000 है, और अगर एबव 80% है तो 1,25,000 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो इसमें ओल्ड रिजिम में हमें मिलते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो सैलरीड एम्प्लॉय है और जिनका कोई कैपिटल गेन नहीं है, अगर उनका टोटल इनकम विदाउट कैपिटल गेन 12,75,000 है तो उन्हें न्यू रिजिम सेलेक्ट करना चाहिए और उनको कोई टैक्स प्लानिंग की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर किसी का टोटल इनकम विदाउट कैपिटल गेन 13,45,000 है तो उसे भी न्यू रिजिम ही ऑप्ट करना चाहिए, कोई टैक्स प्लानिंग की जरूरत नहीं है और उनको बहुत स्मॉल टैक्स लायबिलिटीज आएगी। नेक्स्ट है, अगर हमारा टोटल इनकम विदाउट कैपिटल गेन 15 लाख है, उस केस में हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना है जब एग्जम्पशन 3.75 लाख या उससे ज्यादा हो, अदरवाइज न्यू रिजिम हमें ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हमारा टोटल इनकम विदाउट कैपिटल गेन 18 लाख है, इस केस में हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना है जब हमारा एग्जम्पशन लिमिट अप्रोक्सीमेट 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, अदरवाइज न्यू रिजिम सेलेक्ट करना है। ठीक उसी तरह अगर हमारा टोटल इनकम 20 लाख है तो हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना है जब टोटल एग्जम्पशन 5.50 लाख या उससे ज़्यादा हो, अदरवाइज न्यू रिजिम। नेक्स्ट, अगर हमारा इनकम विदाउट कैपिटल गेन 25 लाख है तब हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना चाहिए जब एग्जम्पशन लिमिट 6.5 लाख या उससे ज़्यादा हो, अदरवाइज हमें न्यू रिजिम में जाना चाहिए। फिर देखते हैं जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉयड है, जिन्हें सैलरी नहीं है मिलती है, उनका कोई और दूसरा इनकम्स है, तो जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज है और विदाउट कैपिटल गेन है तो उस केस में क्या करना है, टोटल इनकम विदाउट कैपिटल गेन अगर हमारा 12 लाख है तो ऑफ न्यू रिजिम, नो टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्ड। ठीक उसी तरह विदाउट कैपिटल गेन अगर 12,70,000 है तो ऑफ न्यू रिजिम, नो टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्ड, स्मॉल टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट, अगर विदाउट कैपिटल गेन है 15 लाख टोटल इनकम तो हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना है जब अप्रोक्सीमेटली हमारा 3.75 लाख तक या उससे ज़्यादा एग्जम्पशंस रहेगा, अदरवाइज हमें न्यू रिजिम सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारा इनकम विदाउट कैपिटल गेन 18 लाख है, इस केस में हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना है जब हमारा एग्जम्पशन 5.50 लाख या उससे ज़्यादा हो, अदरवाइज हमें न्यू रिजिम सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक उसी तरह अगर हमारा टोटल इनकम 20 लाख है तो हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना चाहिए जब टोटल एग्जम्पशन 5.50 लाख या उससे ज़्यादा है, अदरवाइज हमें न्यू रिजिम सेलेक्ट करना चाहिए। फिर लास्ट, अगर हम 25 लाख है तो उस केस में भी हमें ओल्ड रिजिम तभी सेलेक्ट करना है जब हमारा एग्जम्पशन 6.50 लाख से उससे ज़्यादा है, अदरवाइज हमें न्यू रिजिम ही सेलेक्ट करना है। तो टैक्स प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब होता है, जब हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लैंड, फ्लैट, बिल्डिंग एक्सेट्रा को सेल करके। और ये कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये डिफाइन होते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। तो जैसे शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड,
इसका अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और टैक्स रेट इसमें एप्लीकेबल होगा 12.50% और एग्जम्पशन लिमिट है यहाँ पे 1.25 लाख। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये 20% होगा। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट एक्सेट्रा में है, उस केस में इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स होगा, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसका टैक्स रेट होगा 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 12.50% विदाउट इंडेक्सेशन। एंड अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे स्लैब रेट जो आता है वही एप्लीकेबल होगा। अब जो हमारा एग्जम्पशन लिमिट है 1.25 लाख, इसे हमें एवरी ईयर कुछ ना कुछ बुक करते रहना चाहिए, जिसके कारण एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये कैपिटल गेन हिट ना करे। इसलिए अगर हमारे शेयर्स के वैल्यू ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए कि कोई मैंने 5 लाख का किया था शेयर्स या म्यूचुअल फंड और अभी उसका वैल्यू बढ़ के 10 लाख ऐसा हो गया है, तो उसे हमें एवरी ईयर 1.25 लाख तक उसको बुक कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में हिट नहीं करेगा। वहीं एक और ऑप्शन है कि मान लीजिए किसी कारण से अगर आपने एक्सेस प्रॉफिट बुक किया, उस समय हम ऐसे कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो हमारे पास है जो कि अभी लॉस में जा रहा है, तो उसको हम सेल करके और फिर से वो अमाउंट री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो हमने लॉस बुक किया उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं उस एक्सेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और ये जो लॉस है ये हम 8 इयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऐसा देखा गया है कि जो सैलरी इनकम है और उस टैक्स उससे रिलेटेड जो टैक्स है लोग उसे कंसीडर करते हैं, लेकिन जो अदर इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड इत्यादि, इस सब को हम इग्नोर कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। इसके चलते क्या होता है कि वो एक अलग टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो हमें करना क्या है, हमें एवरी क्वार्टर उसे रिव्यू करना है और ये देखना है कि हमारा अदर इनकम कितना है अदर देन सैलरी, और हमने उसका टैक्स कितना दिया है। अगर नहीं तो हमें उसे टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में पे कर देना चाहिए अपने इनकम को कंप्यूट करके। वहीं एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा जॉब स्विच होता है उस केस में भी हमें प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एडवांस टैक्स उसका पे करना चाहिए। तो ये थी इंफॉर्मेशन टैक्स प्लानिंग के बारे में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।